हेलो एवरीवन। तो इस कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि फीमेल लीड लिंची को एक बहुत बुरा सपना आ रहा था और इस सपने में वो एक रूदलेस माफिया बॉस को देख रही थी और उसका नाम था शेंग जुनतिंग। ये शेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट भी था और इसकी पर्सनैलिटी एकदम क्रूअल पर्सन वाली थी जिसके मन में किसी के लिए कोई भी दया नहीं है। वो इसके लिए बहुत पोजेसिव हो गया था और उसने इसे धमकी दी थी कि अगर तुमने मुझसे भागने की कोशिश की तो फिर इस दुनिया में तुम्हारे लिए छुपने की जगह नहीं बचेगी। और वो उससे फोर्सफुली अपनी वेडिंग भी अरेंज कर लेता है, लेकिन एन वेडिंग के टाइम पर वो अपने पास एक नाइफ लिए हुए थी और उसके थ्रू उसने उस पर अटैक कर दिया था। उसे घायल करके वो वहाँ से भाग गई थी। जुनतिंग चाहता तो उस टाइम पर उसे पकड़ भी सकता था, उसके पास बहुत पावर थी, लेकिन उसने उसे उस टाइम पर भागने दिया था और उसके बाद से लेकर अब तक वो एकदम छुपी हुई और बची हुई जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। उसे लगता था कि जितनी लो प्रोफाइल रहेगी तो फिर वो उसे पकड़ नहीं पाएगा और उसे तलाश नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सपना उसे बार बार आता था और उसे डराता रहता था कि अगर किसी दिन जुनतिंग ने उसे पकड़ लिया तो उसका क्या हश्र करेगा। लेकिन फिर वो खुद को तसल्ली देती है कि कोई बात नहीं, अब इस वाकये को 5 साल बीत चुके हैं और मेरी तो बहुत ही जल्द शादी भी होने वाली है। मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है यीचू के साथ और वो बहुत नाइस और एक कॉमन सा पर्सन है। लेकिन उसी टाइम पर हमें जुनतिंग को दिखाते हैं, वो उससे कभी भी गाफिल नहीं था, उसने उसे खुद छोड़ा था। वो वहाँ से भागी थी और अभी तक उससे बच के रह रही थी क्योंकि जुनतिंग ने खुद उसे छोड़ा हुआ था, लेकिन उसकी एक एक पल पर नजर थी और उसे ये भी पता था कि आज इसकी एंगेजमेंट है और ये बहुत खुशी खुशी वेन्यू में जा रही है। और इसके साथ ही हमें यीचू को भी दिखाते हैं जो कि इस टाइम लिंची का फियांसी होने वाला है और वो बहुत खुश खड़ा हुआ था क्योंकि उसे पता चला था कि उसकी शेंग ग्रुप में काम करते हुए एक ऑर्डिनरी सी जॉब से एक बहुत अच्छी डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोशन हो गई है। ये सुनते ही वो खुश हो जाता है, इवन के हवाओं में उड़ने लगता है क्योंकि शेंग ग्रुप का डायरेक्टर बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था और उसकी लाइफ बहुत लग्जरियस हो जाती थी। एक्चुअली वो इस काबिल नहीं था, एकदम स्टूपिड और इडियट था। उसे ये सारी लग्जरीज और इतनी बड़ी पोस्ट अगर किसी ने दी थी तो ये जुनतिंग ही था जो कि चाहता था कि अगर लिंची इसके साथ अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहती है तो वो एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारे। इसलिए उसने उसके होने वाले पति को ये जॉब ऑफर करी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाता है और इसी सेरेमनी में जुनतिंग भी बैठा हुआ था। वो दिल पर पत्थर रखे हुए ये सारा कुछ बर्दाश्त करके खुद विटनेस बन रहा था अपने फर्स्ट लव की एंगेजमेंट का। और वो समय आता है कि जब लिंची अपने फियांसी को एंगेजमेंट की रिंग पहना देती है और उसी समय जुनतिंग ने अपने हाथ में कांच का ग्लास भी तोड़ दिया था गुस्से की वजह से। लेकिन यहाँ पर गुस्सा किसी और को भी आ रहा था और वो थी जियाओ जिसका क्रश था यीचू पर। एक्चुअली यीचू पर नहीं बल्कि उसे बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई थी और उसे लग रहा था कि इसका फ्यूचर सिक्योर है, तो क्यों ना मैं इसे फंसा लूँ, इस लड़की के पास क्यों जाने दूँ। इसीलिए वो एंड टाइम पर नाटक करने लगती है, बेहोश हो जाती है, कहती है कि मुझे जैसे हार्ट अटैक होने वाला है। और यीचू वो तो उसे बचपन से जानता था, वो भागता हुआ उसके पास जाता है और अपनी एंगेजमेंट भी बीच में छोड़ देता है। लिंची यहाँ पर आकर उसे रोकती है और कहती है कि इसे छोड़ो, इसे तो कोई भी हॉस्पिटल ले जाएगा, हमारी एंगेजमेंट तो कंप्लीट होने दो, आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए। लेकिन यीचू वो उसे बहुत बुरा भला कहता है और उसके बाद उसे धक्का देता हुआ जियाओ को कैरी करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी मॉम भी जाते हुए लिंची को बुरा भला बोल कर जाती हैं। वो लोग अब उसे नीचा देखने लगे थे क्योंकि वो छोटी मोटी ऑड जॉब्स करती थी और यीचू उसे तो अब इतनी बड़ी पोस्ट पर डायरेक्टर की जॉब मिल रही थी। लेकिन अब एंगेजमेंट सेरेमनी को पोस्टपोन कराने के बाद जियाओ की तबीयत एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाती है और ये सारा कुछ लिंची भी देख रही थी। जियाओ जानबूझकर उससे पूछती है कि यीचू देखो, तुम्हारी फियांसी नाराज़ ना हो जाए, तुमने एंगेजमेंट बीच में छोड़ दी है। लेकिन वो कहने लगता है कि उसकी इतनी औकात है क्या, वो बिल्कुल मेरे लिए एक डॉग की तरह है जो मेरे आगे पीछे सिर्फ दुम हिलाकर फिरती रहती है, लेकिन मेरे सामने बार्किंग करने की उसकी कभी हिम्मत नहीं होगी। ये सारा कुछ जब लिंची सुनती है तो वो हैरान ही रह जाती है कि इतने अरसे से वो जिस शख्स को रिस्पेक्ट दे रही थी उसे थोड़ा सा पैसा क्या मिला है, वो तो औकात से ही बाहर हो गया है, बल्कि उसने असल औकात तो अब दिखाई थी। लिंची उसके पास आती है और कहती है कि तुम मेरे बारे में इस तरह से सोचते थे, मैं दिन रात मेहनत करती थी जब तुम जॉबलेस थे, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को सपोर्ट करती थी, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि सारी जिंदगी मेरा साथ निभाओगे। वो बोलता है तुम कितनी पागल हो, तब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो मैं तुम्हारी तारीफ़ें करता था और अब तुम मेरे काबिल नहीं हो। वो उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे पीछे धक्का दे देता है। वो बेचारी कांच पर जाकर गिरी थी, काफ़ी जख्मी भी हो गई थी, लेकिन वो जाते जाते उसे एक ठोकर भी लगाता है और गार्बेज भी बोल कर जाता है।
और ये सारा कुछ कोई देख रहा था और वो जून तिंग था। और जून तिंग उसमें बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं थी और ऑफ कोर्स लिंची की खातिर बिल्कुल भी नहीं। उसने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर किया था, खुद तो वो साइड पर खड़ा रहा था, सिर्फ विटनेस कर रहा था। और उसके आदमी आते हैं, यीचू को और जियाओ को पकड़ लेते हैं और उनकी ठीक ठाक ठुकाई लगाते हैं। जो बदला लिंची लेने की ताकत नहीं रखती थी वो उसकी जगह पर जून तिंग ने ले लिया था। जबकि उधर लिंची इस टाइम पर घर पर थी और उसे पुरानी यादें आ रही होती हैं, जिस तरह से वो यीचू का ख्याल रखती थी। और अगर घर पर एक बंदे का खाना होता था तो वो अपने हिस्से का खाना यीचू को दे दिया करती थी, ये झूठ बोलकर कि मैंने तो पहले ही पेट भर खा लिया है। और तब तो वो उसका बहुत ग्रेटफुल बनता था और कहता था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, एक दिन मैं ज़रूर सक्सेसफुल बनूंगा। अभी तो वो इन्हीं यादों में थी कि उसे एक और न्यूज़ पता चलती है और वो ये थी कि जियाओ प्रेग्नेंट है। और इसका मतलब है कि ये जो सिर्फ एक गिरा हुआ इंसान ही नहीं है बल्कि उसने तो अपनी फियांसी के साथ चीट भी किया है। ये देखते ही उसे बहुत गुस्सा आता है और उसने अपनी वेडिंग के लिए जो फोटोशूट कराया था वो उन फोटोज को भी तोड़ देती है और इसके साथ साथ वो रिंग भी वहीं पर फेंक कर वहां से जाने की तैयारी कर लेती है। वो लोग अपनी शादी की तैयारी में अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अब लगता है कि लिंची ने उनसे अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। खैर, जब मार खा के लंगड़ाते हुए और गिरते पड़ते जियाओ और ये जो घर वापस आते हैं तो उनकी मम्मी तो हैरान ही रह जाती हैं। वो सोचने लगती है कि तुम तो इतने पावरफुल बनने वाले हो, ये किस पर्सन की शरारत हो सकती है? कौन है वो जिसने तुम लोगों को इतना मारा है? लेकिन फिर साथ ही साथ कहने लगती हैं कि ये सब छोड़ो, ये बताओ लिंची कहाँ गई है? उसने घर का रेंट भी पे करना है, उसे डांटो और कहो कि टाइम पर पे कर दे। उन्हें लगता था कि इतना कुछ होने के बाद भी लिंची उनके आगे पीछे घूमेगी और पहले की तरह से खिदमत करेगी, क्योंकि लिंची एक ऑर्फन थी। उसे सपोर्ट करने वाला या उसे बैकअप देने वाला इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। उन्हें लगता था कि वो रोती धोती हर हाल में उन्हीं के साथ ही रहेगी। और लिंची ने भी अंदर से बाहर आते हुए ये सारा कुछ सुन लिया था। उसने अपना सब कुछ पैक कर लिया था और वो उनसे कहती है कि यहाँ का रेंट भी आप ही भरें और यहाँ रहें भी आप, क्योंकि आप लोगों से अब मेरे रास्ते अलग होते हैं। मैं आपकी बहू नहीं बल्कि ये आपकी होने वाली बहू है। अब ये सुनते ही यीचू भी उठकर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी माँ से किस लहजे में बात कर रही हो? तो वो भी कहती है कि मैं तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा रही हूँ। तो वो लोग आगे से उससे कहने लगते हैं कि औकात तो तुम्हें अपनी पता होनी चाहिए, तुम्हें कोई ढंग का काम तो मिलता नहीं, कभी स्वीपर बन जाती हो तो कभी छोटी मोटी चीजें बेचने लग जाती हो, और अब की बार लगता है कि तुम खुद को ही बेच दोगी किसी बूढ़े आदमी के हाथों। और ये सुनते ही लिंची उन पर अटैक करना चाहती थी, लेकिन वो तीन थे, उसकी एक नहीं सुनते बल्कि उसी को ही थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। और उसके बाद उसकी मॉम बहुत बढ़ के मारने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें पता नहीं मेरा बेटा कितना रिच और सक्सेसफुल होने वाला है। मिस्टर शन जून तिंग ने खुद इसको पर्सनली अपॉइंट किया है कि जून तिंग का नाम भी तुमने सुना है, वो कितना रिच और पावरफुल पर्सन है। ये सुनते ही वो भी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये वही जून तिंग है। फिर एकदम डर जाती है और खुद को तसल्ली देने लगती है कि नहीं नहीं, ये वो जून तिंग नहीं हो सकता, वो भला मेरे पीछे क्यों आएगा? इस बात को तो 5 साल हो गए और मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, उसके पास कौन सा लेडीज की कमी है? और बस वो उनसे नाता खत्म करके वो घर छोड़कर चली जाती है। अब वो चली जाती है तो पीछे से जियाओ कहने लगती है कि ये क्या हुआ, ये मेरी वजह से तुमसे नाराज हो गई है। और यीचू कहने लगता है कि इसकी इतनी औकात, देखना अभी खुद ही नील डाउन होकर मेरे पास वापस आएगी, क्योंकि ये मुझसे दूर रह ही नहीं सकती, मैंने 5 साल यही देखा है। और फिर उसके बाद वो काउंट डाउन स्टार्ट कर देता है, लेकिन इन दी एंड उसकी इंसल्ट ही होती है क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं आया था। अब की बार लिंची को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर चीज से प्यारी थी। वो एक टैक्सी लेती है और वहां से चली जाती है और उसकी टैक्सी का जून तिंग भी पीछा कर रहा था। और उसके बाद वो टैक्सी से उतरती है और रोड साइड चलना स्टार्ट कर देती है। वो अपनी ही यादों में खोई हुई थी तो बेचारी रोड पर गिर भी गई थी, उसका पैर भी मुड़ गया था और हाथ पर भी चोट लगी थी। इतने में बारिश भी होने लगती है, वो भीग जाती है। वहाँ पर जून तिंग निकल कर उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो डरता था कि अब की बार मैं अचानक से उसके सामने आया तो ये डर जाएगी और मुझसे दूर भागेगी, जैसे मैंने पहले इस पर फोर्सफुली खुद को थोपा था। अब की दफा मैं ये गलती नहीं करूँगा। वो पास ही के एक होटल के कमरे में जाती है और रात वहीं पर ही बिताने का फैसला करती है। बारिश में भीगने की वजह से उसे फीवर भी हो गया था और ये सारा कुछ जून तिंग को भी पता था। वो उस कमरे का एक्सेस कार्ड ले लेता है और उसके बाद अंदर जाता है, उसका ख्याल रखता है और उसके जख्म पर बैंडेज भी लगाता है। इसके साथ साथ जाते जाते वो उसके फॉरहेड पर किस करता है और सोचता है कि तुम पहले मुझसे कितना डरती थी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं फोर्सफुली नहीं बल्कि अब की बार तुम्हारा दिल जीत कर तुम्हें खुद के पास लाना चाहता हूँ। और फिर बस सारी रात उसकी केयर करने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट को सारा पता था कि जून तिंग के दिल पर क्या बीत रही है, कि वो कितने सालों से इस लड़की से दूर रहकर भी हर लम्हा उसकी केयर करता है और उसकी सपोर्ट बनता है। जबकि उधर लिंची जब सोकर उठती है तो देखती है कि मेरे जख्म पर बैंडेज लगी हुई है। कल रात मैंने सपने में देखा था कि जून तिंग ने ये लगाई है।
लेकिन वो यहाँ पर कहाँ से आएगा? शायद मैं उल्टा सीधा सोचने लगी हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसकी सिक्योरिटी की खातिर जून तिंग ने उसके कमरे में कैमरा लगाया हुआ है और वो साइलेंटली उसे देख भी रहा था और उसकी बातें सुन भी रहा था। अब उसके बाद लिंची एक जगह काम करने के लिए चली जाती है। वो आजकल एक स्वीपर का काम कर रही थी। वो एक बहुत बड़ा विला था जहाँ की साफ सफाई का उसे काम करना था, क्योंकि कुछ लोगों ने विजिट करने के लिए आना था ये विला खरीदने के लिए। लेकिन वो विजिट करने के लिए कोई और नहीं बल्कि यीचू ही आया हुआ था जियाओ के साथ। डायरेक्टर अभी वो बना नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बड़े घर में रहने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे और इसीलिए अपने लिए ये विला पसंद करने के लिए आया था। जियाओ का तो ये जगह देखकर मुंह से पानी गिरने लगता है। वो कहती है कि प्लीज मुझे ऐसा सही घर लेकर देना, और वो बोलता है कि बस मुझे एक दफा डायरेक्टर की पोस्ट पर बैठने दो, फिर देखना सारी लग्जरीज तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। और फिर जैसे ही वो लिंची को वहाँ काम करते देखते हैं तो उसे बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर जानबूझ कर आई हो ना। यीचू कहता है कि देखा ना, मैंने बोला था इसका मेरे बगैर गुजारा नहीं, किसी न किसी बहाने से मेरे पीछे पहुंच ही जाती है, अब मुझसे माफी भी मांगेगी। लिंची भी उसे एक करारा सा जवाब देती है कि तुम दोनों क्या गटर में से निकल कर आए हो? तुम लोगों की सोच भी और तुम लोगों की बातें भी स्टिंक करती हैं। और बस इसी बात पर जियाओ को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे नीचे गिराती है और वही कचरा जो उसने समेटा था उसके ऊपर फेंक देती है। और उसके बाद वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे बुली करते हैं और हर बीच बोलते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब की बार लिंची भी उनको पीछे से बुलाती है और उनका भी बुरा हाल करती है। यीचू की तो उसने ठीक ठाक वाइपर से ठुकाई भी लगा दी थी और कहा था कि मैं पहले वाली लिंची नहीं रही। वो बहुत गुस्से में थी और उसने भी उनसे बराबर की लड़ाई की थी। और इस कैट फाइट के बाद जब वो जाती है तो यीचू सोचने लगता है कि ये वही थी, ये तो कभी जुबान नहीं चलाती थी और अब हाथ इतना तेज तेज चलाती है। अब उसके बाद जब वो वहां से जा रही थी तो जून तिंग भी उसे जाते हुए देख रहा था कि कितनी मिजरेबल कंडीशन में है। असिस्टेंट बोलता है सर इसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन जून तिंग खामोश रहता है। तो असिस्टेंट खुद से ही गाड़ी में जाते हुए उसे कहता है कि लेडी, क्या आपको कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? मैं आपकी हेल्प करता हूँ। लेकिन लिंची बहुत डर जाती थी जब भी बड़ी गाड़ियों या अमीर लोगों को देखती थी। उसे जून तिंग की याद आती थी और वो सोचती थी कि वही उसके पीछे ना हो। वो वहाँ से भागकर छुप जाती है और इतने में वो गाड़ी वहाँ से निकल गई थी। थोड़ी ही देर बाद लिंची को एक कॉल आती है। उसे पता चलता है कि एक जगह उसे साफ सफाई के लिए बुलाया गया है। उसने ओवर टाइम करना है। एक इलीट्स की पार्टी है, वहाँ पर वो सफाई करेगी और उसके बदले उसे ठीक ठाक पैसे भी मिलेंगे। और ये पार्टी शैंग ग्रुप ने ही अरेंज कराई हुई थी। और इस पार्टी में जब वो साफ सफाई कर रही होती है तो पता चलता है कि ये पार्टी किसी और के लिए नहीं बल्कि यीचू के ही ऑनर में रखी गई थी, क्योंकि आज के दिन उसे डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया जा रहा था और उसी के वेलकम में ये पार्टी थी। यहाँ पर वो जियाओ और अपनी मॉम के साथ आया हुआ था और हर कोई बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उन्हें लगता है कि जैसे वो मिडिल क्लास से एकदम अपर क्लास में पहुँचने वाले हैं और बस नए नए अमीरों जैसी हरकतें भी करने लगे थे। हर किसी को छोटा समझते थे और दूसरों के काम को भी। और यहाँ पर जब लिंची को देखते हैं तो दोबारा से उसे बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि देखा, यहाँ पर भी ये यीचू के पीछे पीछे पहुंच गई है। जियाओ जाकर दोबारा से उसे लड़ना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम कब इसका पीछा छोड़ोगी? तुम्हें पता भी है कि हम दोनों एक कपल बन चुके हैं और हमारा बेबी भी आने वाला है। लिंची उससे कहती है कि बीच में तुम आई थी, मैं नहीं, क्योंकि मैं इसकी वाइफ बनने वाली थी और तुम एक मिस्ट्रेस हो। और बस इसी बात पर मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो लिंची को नीचा दिखाने लगती हैं। लोगों को वहाँ पर जमा कर देती हैं और सबके सामने उसकी इंसल्ट करती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा तो आपको पता ही है डायरेक्टर बनने वाला है, इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठ रहा है और वो इस जैसी स्वीपर से भला शादी करेगा? ये देखो, मेरे बेटे को बदनाम करने के लिए यहाँ पर आई है, वरना इसकी क्या औकात और मेरे बेटे की क्या वैल्यू। तो अब की बार लिंची भी खामोश नहीं रहती और कहती है कि देख लें सारे, ये वही पर्सन है जो पहले गरीब और नीच इंसान हुआ करता था और अब इसके पास पैसा आया है तो उड़ उड़ कर कहीं जा रहा है। इसकी मेरे साथ शादी होने वाली थी और इसने एक मिस्ट्रेस पाली हुई है और एंड टाइम पर इस मिस्ट्रेस की खातिर इसने मुझे छोड़ दिया था। एक दफ़ा तो लोग लिंची की बातों पर बिलीव करने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आता है कि इतना बड़ा आदमी एक स्वीपर के पीछे क्यों जाएगा। और आखिर इसको शैंग जून तिंग ने खुद अपॉइंट किया है तो इसमें कोई खास बात ज़रूर होगी, वो एक गिरा हुआ इंसान नहीं हो सकता। और यहाँ पर जियाओ अच्छा बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया है। और उसके बाद जाकर उसे गले लगाती है और कहती है कि तुम अपना गुस्सा ठंडा कर लो। लेकिन दुनिया के सामने तो उसे गले लगा रही थी, पर उसे कहती है कि मेरा तो कोई बेबी ही नहीं है, ये सब मैंने तुम दोनों को अलग करने के लिए किया था। साथ ही साथ खुद धक्का खाकर पीछे गिर जाती है और नाटक करती है कि लिंची ने मुझे धक्का दिया है, हमारे बेबी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब मॉम तो आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारती हैं और साथ ही साथ वो लोग सिक्योरिटी को भी बुला लेते हैं और कहते हैं कि इस गार्बेज को उठाकर यहाँ से बाहर फेंको।
जून तिंग भी वहाँ पर साइड पे खामोशी से बैठा हुआ ये सारा कुछ देख रहा था और अब की बार फिर से उसके हाथ से कांच का ग्लास टूट जाता है गुस्से की वजह से। वो बर्दाश्त कुछ भी कर सकता था, चाहे जो भी हो जाए, वो लिंची की ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जबकि उधर यीचू कहता है कि इसे पकड़ कर रखो और साथ ही साथ एक बॉटल उठाता है उसके सिर पर फोड़ने वाला था कि इसने मेरे बेबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कितने में पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट का सारा प्रोटोकॉल वहां पर पहुंच गया था। बहुत से बॉडीगार्ड्स रास्ता साफ करते हैं और उसके बाद जून तिंग वहां पर एंट्री करता है और बस लिंची वो तो उसे देख कर डर जाती है। वो सोचती है कि इसने मुझे फिर से ढूंढ लिया, ये मुझे कैद कर देगा और पता नहीं मेरे साथ क्या बर्ताव करेगा, ये यहाँ कैसे पहुँच गया। वो तो कंफ्यूज ही खड़ी हुई थी कि इतने में वो उसे कैरी करता है और वहाँ से चुपचाप लेकर चला जाता है। यीचू ने तो सिर्फ जून तिंग का नाम सुना हुआ था, कभी उसे देखा नहीं था। वो सोचने लगता है कि मिस्टर जून तिंग की कोई सिक्योरिटी होगी, उनका कोई असिस्टेंट होगा। ये मुझे परेशान कर रही थी तो मुझे बॉदर करने की वजह से उसे उठाकर यहाँ से ले गए हैं, बाहर फेंक देंगे। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि आज का बैंक्वेट थोड़ा डिले होता है क्योंकि मिस्टर शेंग जून तिंग थोड़े से मसरूफ हैं। अब ये सुनते ही वो हैरान रह जाते हैं कि क्यों डिले हो गया, क्या हमें इस पोस्ट से हटा तो नहीं रहे, शायद मैं डायरेक्टर ही ना बनूं। इसी परेशानी में वो वहाँ से बाहर की तरफ भागता है ताकि किसी असिस्टेंट को, किसी पर्सन को रोक कर पूछ तो सके कि ये क्या हो रहा है। जबकि उधर जून तिंग वो उसे दोबारा से पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाने वाला था कि यहाँ पर लिंची उससे बचती है। उसे एक थप्पड़ लगाकर वहाँ से भागने लगी थी, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स का वहाँ पर कड़ा पहरा था। जून तिंग उससे कहने लगता है कि 5 साल बीत गए लेकिन तुम्हारा थप्पड़ आज भी पहले जैसा करारा है। और वो अपने बंदों को ऑर्डर करता है कि इसे पकड़ो और अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाओ, इसे चेकअप की ज़रूरत है। जबकि उधर यीचू को भी पता चलता है कि मिस्टर जिन तिंग को इमरजेंसी हॉस्पिटल में कुछ काम आ गया है तो वो उधर ही गए हुए हैं। वो भी उनके पीछे पीछे उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जो कि एक्चुअली जून तिंग का अपना ही था। यहाँ पर जून तिंग एक दफ़ा साइड पर जाता है और यहाँ पर लिंची उसके बॉडीगार्ड्स को धोखा देकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है कि सामने से आते हुए वही तीनों विलन्स उसे दोबारा से नजर आ जाते हैं। जो उसे वहाँ पर देखते हैं तो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके हाथ से रिपोर्ट्स भी छीन लेते हैं और उसके पास गलती से किसी और की रिपोर्ट्स आ गई थी क्योंकि भागते भागते वो किसी और ही की फाइल उठा लाई थी और इस फाइल में कोई प्रेग्नेंट लेडी थी। और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड स्कैन देखकर जियाओ उससे कहने लगती कि ये तो प्रेग्नेंट है, मुझे मिस्ट्रेस बोलती थी, खुद पता नहीं किसी बुढ़े आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है। देखा यीचू ऐसे इनोसेंट बनने का नाटक करती थी, ये तो तुम्हें धोखा दे रही थी। और बस मॉम का तो एक ही काम था, वो यहाँ पर भी लोगों को इकट्ठा कर लेती हैं और उसके बाद इसकी फोटोज भी बनाने लगती हैं। वीडियोस कहते हैं हम सोशल मीडिया पर डालेंगे और दिखाएंगे कि तुम कितनी गिरे हुए कैरेक्टर की मालिक हो। वो बेचारी काफी वीक थी, वो 3-3 होते थे, अगर रेजिस्ट करने की कोशिश भी करती थी तो कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो बस यहाँ पर मजबूर होकर जब उससे और भी बुली हुआ सहा नहीं जाता तो वो जून तिंग का नाम ले देती है और कहती है तुम्हें पता भी है मुझे इस हॉस्पिटल में शेंग जून तिंग लेकर आया है, वही मेरा स्पॉन्सर है। और ये सुनते ही वो लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि बस हमारे मुंह से जून तिंग का नाम सुना है और अब ये कह रही हो कि वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया है, तुम्हारी औकात क्या? जानती भी हो जून तिंग को? क्या कभी देखा भी है वो कितना हार्टलेस, क्रूअल और पावरफुल पर्सन है? और वो वाकई जून तिंग को याद करने लगती है। उसे याद आता है कि वो तो खून से होली खेला करता था, कभी भी किसी से नहीं डरता था। और बस एक दफ़ा तो वो ये सारा कुछ याद करके काफ़ी डर भी जाती है, लेकिन उसके बाद उनको डराने लगती है और कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाया तो जून तिंग आएगा और तुम सबको ख़त्म कर देगा। और बस इतने में 2 बॉडीगार्ड उसे तलाश करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप ना मिलती तो बॉस हमें पता नहीं क्या सज़ा देते। और ये सीन देखकर वो एक दफ़ा परेशान होते हैं और फिर उसे कहने लगते हैं कि कितने पैसे देकर तुमने भाड़े पर ये दोनों को बुलाया है हम पर रोब जमाने के लिए कि तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड्स फिर रहे हैं। और इसके साथ ही वो उन बॉडीगार्ड्स को कहने लगते हैं बस तुम लोगों का सीन अब कंप्लीट हुआ, ये कपड़े उतारो और जाओ यहाँ से। लेकिन इतने में पीछे से जून तिंग पहुंच जाता है और वो आकर लिंची को प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन यीचू उसको तो लगता है कि अपनी शामत ला के सुकून आएगा। वो उससे कहने लगता है कि तुम खुद को मिस्टर शेंग कह रहे हो, जून तिंग एक पावरफुल फिगर है और वो इस तरह से तुम्हारी तरह एक छोटी सी स्वीपर को बचाने के लिए कभी नहीं आएगा। लेकिन बस इसी के साथ ही उसके बाकी बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं और उन लोगों को नील डाउन कराते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। उसकी इतनी पावर और इतना रोबो दबदबा था कि वहाँ मौजूद जो लोग भी ये सीन देखते हैं डर के भाग जाते हैं। साथ ही साथ वो कहता है कि अभी के अभी मेरी लिंची से माफ़ी मांगो, और वो भी सर झुकाकर। और इसके साथ ही वो फ़ोन कॉल निकालता है और अपने असिस्टेंट से कहता है यीचू के नाम का जो अपॉइंटमेंट लेटर निकला था उसे कैंसिल कर दो। ये सुनते ही यीचू हंसने लगता है, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो कहता है कि अब बस करो, तुम लोगों की एक्टिंग यहाँ तक बहुत ओवर हो गई है।
चलो अब निकलो यहाँ से और मुझे छोड़ो। लेकिन बस उसने जूनतिंग को बहुत गुस्सा दिला दिया था। वो आता है और उसका सिर पटक कर जमीन पर मारता है और बस एक ही चोट से उसकी तो सारी बोलती ही बंद हो गई थी। लगता है उसे उसका सिर चकराने लगा है। वो बार बार इसी तरह से उसका सिर जमीन पर पटकता है और उसे लिंची के आगे सॉरी करवाता है। लिंची को लगता है कि अगर ये ना रुका तो ये तो इसकी जान ही ले लेगा। वो उसे रोकती है क्योंकि वो इस तरह के सीन्स बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसका बहुत छोटा दिल था। जूनतिंग जितना ही क्रूअल पर्सन था वो इतनी ही सॉफ्ट हार्टेड थी। वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि मैडम को यहाँ से लेकर जाओ क्योंकि इस तरह के सीन्स देख नहीं सकती, और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से पकड़ते हुए चले जाते हैं। जूनतिंग भी थोड़ी बहुत उसकी और ठुकाई लगाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब यीचू की हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी गिरते पड़ते किसी न किसी तरह से वो वापस उस बैंक्वेट में पहुँच जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारा कुछ नाटक ही ना हो। पर वहाँ जाकर वो क्या देखता है कि स्पेशल असिस्टेंट यही कह रहा था कि आज का बैंक्वेट पहले तो नए डायरेक्टर को वेलकम के लिए था, लेकिन अब ये इवेंट चेंज हो चुका है और हम वेलकम कर रहे हैं होने वाली मिसेस शेंग जूनतिंग को। जूनतिंग वहाँ पर एंट्री करता है और उसके साथ लिंची भी थी। लिंची बहुत डरी हुई थी। जो भी उनको वहाँ पर देखता है वो सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि थोड़ी देर बाद यही लड़की एक स्वीपर थी और अब यहाँ के रिचेस्ट पर्सन की वो वाइफ बनने वाली है। और इसके साथ ही यीचू को भी पता चल जाता है कि ये पर्सन तो वाकई जूनतिंग था और उसने अपनी हालत खुद अपने हाथों से खराब कर ली है। वो आगे बढ़ता है और यहाँ पर लिंची को बुरा भला कहना शुरू कर देता है और इस बात पर जूनतिंग दोबारा से जाकर उसे पंच करता है और नीचे गिरा देता है और फिर लिंची से कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि इसको छोड़ दूं, पर क्या ये इस काबिल है कि इनको छोड़ा जाए? ये लोग कुत्ते की दुम है, ये कभी सीधे नहीं होने वाले। इन्हें बड़ी से बड़ी पनिशमेंट देनी चाहिए। और इसके साथ ही वो अपने आदमियों को ऑर्डर करता है कि इन तीनों को पकड़ कर ले जाओ। पहले इनके हाथ काट देना और बाद में इनकी टांगें, और फिर इनको कुत्तों के आगे फेंक देना। अब ये सुनते ही यीचू की तो पैंट ही गीली हो जाती है। उसकी तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी। और लिंची वो तो इतनी क्रूएल्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे रोकती है और कहती है कि ये मेरा अपना पर्सनल इशू है, इसको मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी। और उसके बाद जाती है उन तीनों को पकड़ती और एक एक करके उनको बहुत मारती है। पहले तो यीचू की शामत आई थी। एक एक बात उसे याद कराती है कि तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया था, किस तरह से मुझे धोखा दिया था, और हर बात पर वो उसकी गाल एक एक तमाचे से लाल किए जा रही थी। उसके बाद वो मॉम को और जियाओ को नील डाउन कराती है और उनकी भी इसी तरह से क्लास लगाती है। सबके सामने उनको पहले तो जलील करती है और उसके बाद उनको थप्पड़ भी लगाती है। अब अपने दिल की उसने सारी भड़ास इसी तरह से निकाल ली थी और उसके बाद वो जूनतिंग से कहती है कि बस बहुत हुआ, मेरा गुस्सा शांत हो गया है, अब इनको जिंदा यहाँ से जाने दो, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। ये सारा कुछ लिंची इस वजह से कर रही थी क्योंकि जूनतिंग वो अपनी जुबान से फिरता नहीं था। अगर वो कहता था तो वाकई लोगों के हाथ पैर कटवा दिया करता था। और लिंची को इतना भी पता था कि अगर मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगी तो ये इनकार नहीं करेगा क्योंकि वो उसके साथ बहुत ऑब्सेस्ड था। अब वो लोग उन तीनों को वहां से पकड़ते हैं और बॉडीगार्ड्स उनको उठाकर बाहर फेंक आते हैं। और उसके बाद जूनतिंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुमने इतने साल बर्दाश्त किया, इस जैसे घटिया लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसे मैं करता हूँ। और बस लिंची तो उसके करीब आने पर भी एकदम से कांपने लगती है और उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। वो उसको पास आकर कहता है कि क्या हुआ, तुमने तो ठीक से बोलना भी छोड़ दिया जब से मैं तुमसे दूर गया हूँ। अब वो उससे पीछे करती है और कहती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुम जैसे डेविल के साथ तो कभी भी नहीं रहने वाला। मेरी तरफ से कल भी इनकार था और आज भी है। और इस बात पर वो उसे कैरी करता है और अपने साथ ले जाता है और कहता है वापसी का इस दफ़ा कोई रास्ता नहीं, तुमने भाग कर भी देख लिया है दुनिया ने तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया है। और जब वो उसे कैरी करके लेकर जा रहा था तो उसी टाइम पर वो देखती है कि कॉरिडोर में यीचू, जियाओ और उसकी मॉम के साथ ठीक ठाक बूट परेड हो रही थी। और इस तरह से उसे मार खाता और तड़पता हुआ देखकर उसके दिल को बहुत शांति मिलती है। उसने उनके हाथ पैर तुड़वाने से तो रुकवा लिए थे, लेकिन इस तरह से उन्हें मार खाता देखकर उसके अंदर की आग को बहुत ठंडक मिलती है। अब उसके बाद वो उसे घर लेकर आता है और जब वो ज़्यादा रेजिस्ट करती है तो वो उसे किस भी कर लेता है और उसके बाद उसे कहता है कि अगर मेरे साथ रहोगी तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारोगी और मैं तुम्हारे साथ सिंसियर भी रहूँगा। इस बात पर वो उससे कहती है कि पहले भी तुम मुझ पर ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे, अभी भी तुम नहीं बदले। तो ये सुनते ही वो एकदम से रुक जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारी जान बचाई, वरना वो लोग तो तुम्हें खा जाते। वो बोलती है मैं कंपनसेट कर दूंगी, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पैसे की कमी है, मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। तो वो भी उसे कहती है कि फिर कमी तो तुम्हारे पास औरतों की भी नहीं है, तो मेरे पीछे ही क्यों आते हो। इसे उसे कह देता है कि इतने साल मैंने किसी को हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि मेरा दिल जिस पर आ गया वो तुम हो और तुम्हें मैं खुद से दूर जाने नहीं दे सकता।
और इसके साथ ही वो उसे हक करता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी हेल्प करी और तुम मुझे ओ करती हो, इस ओ के बदले तुम एक दफ़ा मेरे साथ रह कर तो देखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब इस बात पर वो भी उसे ओके कह देती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उससे भाग कर भी देखा था, लेकिन 5 साल बाद भी वहीं आकर खड़ी हुई थी। अब वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी पसंद का घर तुम्हारे लिए दिलाना चाहता हूँ। वो उसे एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बिठाकर खुद एक काम से जाता है कि इतने में वहाँ पर एक लेडी डीलर आती है। वो उसे कहती है कि मैं आपको विला दिखा देती हूँ। एक्चुअली वो एक पेंट हाउस था और वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता था। ये सारा व्यू देखकर और वहाँ की तारीफ़ें सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद वो वहाँ की प्राइस पूछती है तो वो तो उसकी सोच से भी ज़्यादा थी। वो कहती है कि इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। इस पर वो लेडी उससे कहने लगती है कि अगर अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो यहाँ आई क्यों, तुम्हारी औकात ही नहीं थी यहाँ पर आने की। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें ये दिखाने को नहीं कहा था, तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आई हो। और वहाँ से जाते जाते उनके बीच तक कंपेल होती है, जिसकी वजह से वो लेडी गिरती है और उससे एक वास भी टूट गया था। लेकिन वो सारा इल्ज़ाम लिंची पर डालती है और कहती है कि इसकी प्राइस 1 मिलियन थी, तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक इसकी पेमेंट ना करो। और इसी टाइम पर जून तिंग वहाँ पर अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और कहता है मैं पेमेंट करता हूँ। और इसके साथ ही उसके सामने पैसों से भरा हुआ एक बैग फेंकता है और कहता है कि इसमें इस विला की कीमत पूरी हो जाएगी ना। वो बोलती है कि हाँ, ये तो पैसे उससे भी ज़्यादा हैं। तो वो कहता है कि पैसे ऊपर बच गए, उससे तुम्हारे लिए एक कॉफिन खरीदा जाएगा। और इसके साथ ही अपने बंदों को ऑर्डर देता है, वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। लिंची ये सारा कुछ देखने के बाद बहुत डर जाती है। वो तो कांपने लग गई थी कि इतनी सी बात पर ये बंदा उड़वाने की बात करता है। ये तो छोटी छोटी बात पर लोगों को ऐसे कुचल डालता है जैसे कीड़े मकोड़े हों। और इसके साथ ही वो एक गोल्फ क्लब उठाता है और उससे दूसरी वास तोड़ देता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव थी। ये देखते ही वो डर जाती है और साथ ही साथ वो बोलता है कि यहाँ पर हर चीज़ तुम्हारी है, तुम कुछ भी तोड़ सकती हो मेरे दिल के अलावा। और वो उससे रिक्वेस्ट करती है। वो तुरंत ही अपने बंदों को ऑर्डर कर देता है कि ठीक है, मैडम बहुत डर गई हैं, उस डीलर को थोड़ा सा सबक सिखाओ और उसके बाद जिंदा छोड़ देना। अब इसके साथ ही वो उसे अपने साथ खड़ा करता है और वहाँ का नज़ारा दिखाने लगता है और कहता है कि मैंने जगह तुम्हारे लिए बहुत पहले ही पसंद कर ली थी, मुझे पता है तुम्हें इस तरह की जगह पसंद है। वो उसे बहुत अच्छे से जानता था, उसकी पसंद नापसंद, उसे किस चीज़ से एलर्जी, उसे हर चीज़ मालूम थी। जबकि यीचू वो उसे कभी भी जाना ही नहीं था, ना ही उससे प्यार किया था। अब इसके बाद वो उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ से गुजरते हुए कुछ गली के आवारा गुंडे थे जो उसे बुरी बुरी नज़रों से देख रहे थे। और इसके साथ ही वो अपने बंदों को ऑर्डर करता है कि इनकी आंखें निकाल कर इनसे गोटियाँ खेलो। ये सुनते ही लिंची तो फिर से डर जाती है और कांपने लगती है। इसके साथ ही वो एक बैंक्वेट में उसे लेकर जाता है। वहाँ पर उसका फेवरेट म्यूजिक प्रिपेयर कराया हुआ था उसने, एक बैंड था जो उसी के लिए एक सिम्फनी बजा रहा था। वो उसे कैरी करता हुआ अपने साथ ले जाता है और कहता है कि बताओ, यह है ना तुम्हारा फेवरेट, मैंने खुद पर्सनली तुम्हारे लिए प्रिपेयर कराया है। और साथ ही साथ उसे अपने साथ डांस करने की ऑफ़र भी करता है। वो बोलती है कि मुझे डांस करना नहीं आता। वो कहता है मैं सिखाऊंगा। और इसके साथ ही उसका एक दफ़ा पैर आ जाता है जून तिंग के महंगे बूट्स के ऊपर, लेकिन उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वो तो डर गई थी, पर वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करता है और कहता है कि मैं इसी तरह से तुम्हें डांस करना सिखाऊंगा। और यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो गया था। अब इसके बाद जून तिंग तो अपने किसी काम से चला गया था और उसने असिस्टेंट के साथ लिंची को भेज दिया था। असिस्टेंट जब लिंची को उसकी पुरानी जगह पर एक दफ़ा ड्रॉप करने के लिए जाता है, उसने कुछ सामान लेना था, तो वो देखती है कि वहीं बड़ी बाहर यीचू भी बैठा हुआ है। असिस्टेंट आगे आना चाहता था, लेकिन वो कहती है मैं खुद ही हैंडल कर सकती हूँ। और इसके साथ ही यीचू उसके सामने नील डाउन कर जाता है और कहता है कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो तबाह हो गया जब से मैंने तुम्हें छोड़ा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गलतियां तो सारे मर्द ही करते हैं ना, तुम्हें मुझे माफ़ कर देना चाहिए। हमारा 5 साल का साथ है, शैंग जून तिंग ने मुझे तबाह करके रख दिया है। तुम्हारी वजह से हमारी जान तो बच गई है, लेकिन प्लीज़ मुझे इस तरह से बर्बाद ना करो। देखो, जियाओ भी प्रेग्नेंट है और उसके साथ साथ मेरी मॉम भी हार्ट की पेशेंट है। शैंग जून तिंग से कहकर हमारी कुछ तो हेल्प कराओ, कुछ तो हम पर दया करे। वो हम उसकी वजह से बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं और तो और चूहों की तरह से जगह जगह छुपते फिर रहे हैं। पर लिंची उससे कहती है कि मेरा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं, अपने प्रॉब्लम्स तुम खुद ही सॉल्व करोगे। वो वहाँ से जा रही थी कि वो उसे रोक कर कहता है कि ठीक है फिर रुको, एक बात सुनो, मैंने एक दफ़ा तुम्हारी ज़िंदगी बचाई थी, तुम डूबने वाली थी, मैंने तुम्हें दरिया में कूद कर अपनी जान पर खेल कर बचाया था, तो इसीलिए तुम मुझे ओ करती हो और ये मेरा एहसान है तुम पर, और मुझे किसी न किसी दिन इस एहसान का बदला चाहिए। इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली लिंची ने एक दफ़ा दरिया में छलांग लगा दी थी और वो खुद की जान लेना चाहती थी डिप्रेशन की वजह से, लेकिन यहाँ पर उसकी मुलाकात यीचू से हुई थी जिसने उसे बचाया था। जब वो होश में आई थी तो उसने उसी की शक्ल देखी थी और तब से लेकर उसके बाद 5 साल वो दोनों इकट्ठे रहे थे।
वो उसे इसी तरह की पुरानी बातें याद करा करा कर उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है कि पीछे से जून तिंग आ जाता है, यीचू को पीछे फेंकता है और अपनी वुमन को कैरी करता हुआ अंदर ले जाता है। वो उसे जाते हुए बेड पर फेंकता है और उसे कहता है कि तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा मैन, तुम्हारा घर, तुम्हारी हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और मेरे अलावा तुम्हारे करीब और कोई भी नहीं आएगा। जो भी पास्ट था उसे भुला दो। मैं तुम्हारे कहने पर रुका था। मैंने कहा था ना कि ये गिरे हुए इंसान है, इसके हाथों से दिन तुड़वा देने चाहिए थे। और इसके साथ ही वो उसके जूते उतारता है और उसके बाद उसका पैर पकड़कर उससे कहने लगता है कि अगर तुमने दोबारा से मेरे दिल पर कुचल कर जाने की आगे कोशिश की तो देखना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुमने दुनिया को जाकर देख लिया है, तुम्हारे साथ सिर्फ एक पर्सन सिंसियर है जो तुम्हारी कदर करता है, वो मैं हूँ। बाकी ये सब तुम्हें लूट कर खा जाएंगे। अब लिंची उससे कहती है कि मैंने ठहर कर शांति से उसकी बात सिर्फ इसलिए सुनी थी क्योंकि उसने एक दफ़ा मेरी जान बचाई थी, उसका एहसान है मुझ पर। और वो उससे कहता है चियांतिंग रिवर पर उसने तुम्हारी जान बचाई थी। ओह माय गॉश, तुम कितनी भोली हो, उसकी हर बात पर बिलीव कर लेती हो। और यहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि चियांतिंग रिवर, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम तब मेरा पीछा कर रहे थे? तुमने अपने बंदे क्या मेरे पीछे 5 साल से लगाए हुए हैं? मतलब कि मैं इस इल्यूजन में जी रही थी कि मैं तुमसे बचकर भाग चुकी हूँ। तुम्हारी तो हर वक्त मुझ पर नज़र थी। और इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली चियांतिंग रिवर में जब उसकी जान जा रही थी तो यीचू ने नहीं बल्कि जून तिंग ने पानी में कूदकर अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। और उसके आदमी बाद में उसे साइड पर ले गए थे क्योंकि लिंची उससे नफरत करती थी, तो वो नहीं चाहता था कि इतने बड़े शौक के बाद अगर वो अपनी आंखें खोले तो उसके बाद उसी को देखे। यीचू ने तो बस बची हुई को होश में लाया था और उसके बाद सारी जिंदगी उस पर यह एहसान जताता रहा था कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब जब लिंची उससे लड़ाई करती है तो यहाँ पर जून तिंग की तबीयत बिगड़ने लगती है और इतने में उसकी मेड आती है। हाउसकीपर आंटी कहती है कि आप अपनी मेडिसिन लें और रेस्ट करें, खुद पर ज़्यादा दबाव ना डालें। और उसके बाद वो लिंची को भी बताती है कि एक्चुअली फिजिकल कोई चोट नहीं लेकिन एक साइकोलॉजिकल असर है इन पर। ये एक दफ़ा 5 साल पहले पानी में डूबते हुए बचे थे और तब से लेकर अब तक जब भी कोई ट्रॉमा होता है या फिर ये किसी से हर्ट होते हैं तो इनको ऐसे ही पेन होने लगती है। लिंची सुनती है 5 साल पहले ये दरिया में डूबते हुए बचे थे, क्या मतलब? और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये एग्जैक्टली वही समय था और वही रिवर था जिसमें वो अपनी जान देने गई थी। तो यहाँ पर उसे शक होने लगता है यीचू पर कि कहीं उसने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। मेरी जान किसने बचाई थी? क्या वो यीचू था या फिर जून तिंग? अब इसके बाद वो जून तिंग के पीछे पीछे जाती है और देखती है कि आज उससे मिलने के लिए एक लड़की आई हुई है जिसका नाम वांग चूशी था। और वांग वो उसकी फियांसी थी। ये एक ऐसी मैरिज थी जो उसकी फैमिली ने ही एडजस्ट कराई थी, लेकिन वो हमेशा से इस शादी से इनकारी रहा था। आज वो उससे कहती है कि तुमने खुद घर में एक लड़की रखी हुई है, मुझे पता चल गया है, ऐसे नहीं चलेगा, चलो हम दोनों जल्दी शादी करते हैं। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि मुझसे शादी करो क्योंकि ये तुम्हारी फैमिली ने अरेंज कराई है। लेकिन जून तिंग उसे साफ इनकार कर देता है और कहता है कि इस बचपन की एंगेजमेंट को मैं कोई वैल्यू नहीं देता। मैंने तुमसे कभी शादी का वादा नहीं किया था। मैं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और वो लिंची है। इतने में लिंची भी पीछे खड़ी हुई थी। वांग जैसे ही उसे देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो आकर उस पर चिल्लाती है और उसका हाथ पकड़कर घसीटती हुई उसे अपने साथ लाकर खड़ा कर देती है और कहती है कि देखो मैं कहाँ हूँ, इतनी बड़ी फैमिली से और अब्रॉड से पढ़कर आई हुई हूँ, और कहाँ ये एक मामूली सी लड़की ये मेरी बराबरी कर सकती है क्या? और बस लिंची जिसने सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर ही सहा था, वो भी सोचने लगती है कि शायद फिर से एम्बैरेसमेंट मेरी किस्मत में लिखी है। वैसे भी जाते जाते यीचू से कह कर गया था कि जून तिंग कौन सा डिफरेंट होगा, थोड़े सालों बाद वो भी बिल्कुल मेरे जैसा बन जाएगा। उसे लगता था कि जून तिंग की ये मिस्ट्रेस निकलेगी और ये मुझे अब नीचा दिखाएगी और जून तिंग खामोशी से खड़ा रहेगा, ऐसे ही मेरी एम्बैरेसमेंट देखेगा जैसे यीचू देखा करता था। लेकिन जून तिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो उसे उसके हाथ से छुड़ाता है, अपने सीने से लगा लेता है और दूसरे हाथ से वो वांग का गला पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिंची को डराने की? तुमने इस पर हाथ उठाया है, ये याद रखो कि मैं बदला ज़रूर लूँगा और मैं इतना क्रूअल पर्सन हूँ और मेरे हार्ट में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जाओ और इंतज़ार करो अपनी कंपनी के बैंकरप्ट होने का। और इसके साथ ही वो लिंची को अंदर लेकर जाता है और फिर कहने लगता है कि आई एम सॉरी, इसने घर पर आकर तुमसे बुरा बर्ताव किया है, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। और फिर इसी के साथ ही वो उसे उसकी कुछ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग दिखाता है। जब वो उसके साथ घर पर रहा करती थी, उसने फोर्सफुली उसे अपने साथ रखा हुआ था, तो वो अपना समय गुजारने के लिए ज्वेलरी डिज़ाइन किया करती थी जो कि उसका पैशन था। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी डिज़ाइनर हो और मैंने तुम्हारी ये डिज़ाइनिंग एक जगह सेल करी है, इसकी बहुत अच्छी प्राइस मिली है और इसी के ही बदले मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ खरीद कर रखा है। बहुत सारी लग्जरीज और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी थी जो उसने उसके लिए खरीदी थी और वो बोल रहा था कि ये तुम्हारी अपनी मेहनत की कमाई है और तुम ये डिजर्व करती हो। ये मत सोचो कि तुम्हें कोई मुफ्त में दे रहा है। जबकि उधर यीचू वो दोबारा से मार पीट खाकर घर आया था और यहाँ पर जियाओ को उसकी फिक्र नहीं हो रही थी, बल्कि वो उससे यही पूछ रही थी
कि लिंची से बात हुई, क्या कोई पैसे का इंतज़ाम हुआ। वो पूछता है तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है कि मैं कैसे ज़िंदा बच के आया हूँ इतनी मार खा के। वो कहती है ओह सॉरी, ये तो मैं सिर्फ हमारे बच्चे की वजह से ऐसे फिक्र कर रही थी। और फिर दोबारा से उसके सामने नाटक स्टार्ट कर देती है कि जैसे वो उसके साथ बहुत अच्छी है। और यहाँ पर यीचू भी उसकी बातों में आता है और कहता है कि थोड़ा बुरा समय आया हुआ है लेकिन अच्छा टाइम भी आएगा और मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जियाओ मन ही मन में सोच रही थी कि अच्छा समय और तुम पर आएगा, मैं तो खुद टाइम देख रही हूँ कि कब टाइम आएगा और मैं तुम्हें ठोकर मार के यहाँ से चली जाऊंगी। जबकि उधर लिंची की जैसे ही आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बेड में जूनतिंग आकर सो रहा है। रात को पता नहीं किस समय वो आ गया था। वो उससे छूटकर वहां से उठकर जाने वाली थी कि इतने में वो देखती है तो उसे उसका वही स्कार दिखाई देता है जो कि उसने उसे दिया था जब वो उसे शादी के समय पर उस पर हमला करके वहां से भाग गई थी। वो सोचने लगती है कितना गहरा स्कार है, इसे कितनी पेन हुई होगी और ये आज भी मेरे साथ इतना सिंसियर है और मेरा ख्याल करता है। उसका मन एक दफ़ा उसके लिए मेल्ट होने लगता है। इतने में जूनतिंग की आंख खुल जाती है और वो जाते जाते उसे पकड़ लेता है। वो बहुत मुश्किल से खुद को छुड़ा कर वहाँ से भागती है और फिर सोचने लगती है कि ये क्या, मुझे जूनतिंग पर दया आ रही थी, मुझे अच्छा और हैंडसम कैसे दिख रहा था, ये आजकल मुझे क्या हो रहा है, कहीं इसके साथ रह रहकर मैं भी तो पागल नहीं हो रही, मैं इससे कैसे प्यार कर सकती हूँ, इसने तो मेरी लाइफ नर्क बना ली थी मुझ पर इतनी फोर्सफुली अपना रोब जमा कर। इतने में वो पीछे से आता है और उससे कहता है कि अब की बार मैं तुम्हें कहीं भागने नहीं दूंगा क्योंकि भाग कर तुम्हें बहुत सफ़र करना पड़ता है और मैं तुम्हें इस तरह से सफ़र करते देख नहीं सकता। अब उसके बाद वो दोनों इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं और यहीं पर ही उसने बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस लिंची के साइज़ के रेडी कराए हुए थे। वो उससे कहता है कि इनमें से कोई ड्रेस चूज़ कर लो, आज तुम्हें मेरे साथ एक बैंक्वेट पर जाना है। वो बोलती है मैं नहीं जाना चाहती, तो वो खुद ही एक ड्रेस चूज़ करके कहता है कि चुपचाप ये पहनकर मेरे साथ चलना। और साथ ही साथ उसे इन्विटेशन कार्ड भी दिखाता है कि एक ज्वेलरी कॉन्फ्रेंस है और इसमें तुम्हें स्पेशली बहुत इंटरेस्ट होगा, मैं जानता हूँ, और मैंने तुम्हारे लिए ये अरेंज कराई है। जूनतिंग बेशक एक हार्टलेस माफिया पर्सन था लेकिन फिर भी लिंची के लिए उसके मन में कुछ और ही जगह थी और वो उसकी बहुत केयर करता था, हर चीज़ का ख्याल रखता था। हाउसकीपर भी उसके पास आती है और कहती है कि पता है ये 5 साल बॉस ने कैसे गुजारे हैं, लम्हा लम्हा आपको याद करते थे, आपके बारे में ही सोचते थे और कहते थे कि जब वो आएगी तो मैं उसके लिए एक ज्वेलरी कॉन्फ्रेंस भी अरेंज कराऊंगा। इस पर उन्होंने बहुत काम और बहुत मेहनत करी हुई है। अब इतने में उसे यीचू की कॉल आने लगती है और यीचू उससे कहता है कि देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें जूनतिंग ने फोर्सफुली किडनैप करके अपने साथ रखा हुआ है और मैं और तुम कितने साल इकट्ठे रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। और एक जगह का कहता है कि मैं वहाँ पर तुम्हारा वेट करूँगा, तुम वहाँ से भाग कर किसी तरह से आ जाना और हम ये सारा कुछ छोड़कर किसी अलग जगह पर जाकर बहुत दूर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। मैं तुम्हारा साथ सारी ज़िंदगी देना चाहता हूँ, मैं बस भटक गया था। एक्चुअली ये सारा कुछ वो चाल चल रहा था, उसे लगता था कि उसका जो भी नुकसान हुआ है उसके पीछे जिम्मेदार लिंची है और लिंची एक पावरफुल पर्सन के साथ लग्जरियस लाइफ इस वक्त गुजार रही है, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए वो चाहता था कि ये जूनतिंग के पास से भागने की कोशिश करेगी तो वो उसे पकड़ लेगा और इसकी लाइफ को हेल बना देगा। मतलब यही था कि हम तो डूबे ही हैं सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। लेकिन लिंची उसकी सारी चालें समझ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें मुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम खुद को और उस जूनतिंग को एक बराबर समझते हो। फोर्सफुली नहीं उसने मुझे पकड़ा, किडनैप नहीं हुई, मैं अपनी मर्जी से उसके साथ रह रही हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और तो और हम एक बेड भी शेयर करते हैं। मुझे तो लगता है मैं उसके लिए फॉल कर चुकी हूँ, वो मुझे बहुत हैंडसम दिखता है। उसे ये नहीं पता था कि पीछे से जूनतिंग आकर सोफे पर बैठा उसकी सारी बातें सुन रहा है। वो तो उसे ये भी कह रही थी कि मैं तो स्टार्ट से ही जूनतिंग से प्यार करती थी और तुम्हारे साथ तो इतने साल इसलिए रही थी क्योंकि मैं उसे गुस्सा दिलाना चाहती थी, उसे जेलसी फील कराना चाहती थी। अब जब वो मुड़कर देखती है तो जूनतिंग को वहाँ बैठा देख वो तो एकदम डर गई थी। वो उसके हाथ से फ़ोन लेता है और यीचू से कहता है कि लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, लिंची के कहने पर तुम्हें बार बार छोड़ रहा हूँ, वरना कब का तुम्हें कुत्तों को डाल चुका होता। और फिर उसके बाद वो एक एक शब्द वैसे ही दोहराता है जैसे लिंची यीचू को बोल रही थी। उससे कहता है मैं बहुत हैंडसम दिखता हूँ ना, तुम मुझसे प्यार में पड़ चुकी हो। और फिर उसके बाद उसे कहता है कि ये सारे शब्द तुमने उसे जलाने के लिए बोले थे ना, लेकिन मैं हकीकत में तुम्हारे मुंह से अपने लिए यही शब्द सुनना चाहता हूँ और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि तुम खुद मुझे आई लव यू बोलोगी। जबकि उधर जियाओ ने अपनी ही एक चाल चली हुई थी। वो जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि मुझे अच्छी डाइट नहीं मिल रही और मेरा टाइम पर ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा और हमारा बच्चा भी उस लिंची की वजह से सफ़र कर रहा है। यहाँ पर मम्मी को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं अपने पोते को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती, हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर जियाओ यीचू से कहती है कि एक ज्वेलरी कॉन्फ्रेंस है जो कि जूनतिंग ने ही अरेंज कराई है, मेरे पास उसका इन्विटेशन है, मैं वहाँ पर जाऊँगी और जूनतिंग को अपने हाथ में करने की कोशिश करूँगी। अब देखना वो लिंची को भूल जाएगा और फिर मेरी हर बात मानेगा।
मैं उसे इतनी बुरी तरह से ट्रैप करूंगी कि वो बच कर नहीं जा पाएगा। यीचू कहता है पर तुम तो मेरी वुमन हो, ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। पर वो भी उसे बहला कर कहती है कि ये सारा कुछ मैं हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए ही तो कर रही हूँ और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? ये सिर्फ नाटक होगा। लेकिन मन ही मन में कह रही थी कि तुम कितने स्टूपिड और इडियट पर्सन हो। एक दफा जून थिंग मेरे हाथ में आ जाए तो तुम्हें ठोकर मार के यहाँ से बाहर फेंकूंगी। अब वो उसी कॉन्फ्रेंस में पहुंची हुई थी और देख रही थी कि जून थिंग लिंची की कितनी केयर कर रहा है। ये देखकर उसके तो दिल पर छुरियां चल रही थी। उसने एक ड्रिंक में कुछ ड्रग मिला दी थी और फिर उसके बाद वो एक वेटर के थ्रू वही ड्रिंक जून थिंग तक भी पहुंचा देती है। जून थिंग जैसे ही वो ड्रिंक पीता है तो उसके बाद उसे घबराहट होने लगती है। उसे कुछ होश नहीं आ रहा था। वो उठकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लिंची वहां पर आकर देखती है तो उसे खाली ग्लास मिलता है, लेकिन उस ग्लास में कुछ ऐसा पाउडर सा पड़ा हुआ था जिसके थ्रू उसे पता चल जाता है कि जून थिंग को किसी ने तो ड्रग मिलाई है उसकी ड्रिंक में। उसके बॉडीगार्ड्स के पास जाती है और कहती है कि उन्हें तलाश करो, वो किसी न किसी मुसीबत में है। और उसके बाद खुद भी हर जगह उसे तलाश करने लगती है। वो फाइनली उसी रूम तक पहुंच गई थी जहाँ पर जून थिंग इस वक्त तकरीबन बेहोशी की हालत में था, क्योंकि वो ड्रग बहुत स्ट्रॉन्ग थी और जियाओ उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि इसके साथ एक सीन क्रिएट करे ताकि फिर कंपनसेशन में उसका साथ मांग ले। लेकिन यहाँ पर लिंची काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्ट करती है और उसे पकड़कर पीछे खींचती है और कहती है कि ही इज़ माई मैन, इसे करीब जाने की कोशिश ना करना, इसे अपने गंदे हाथ ना लगाना। जब वो होश में आएगा तो तुम्हें राख बना के रख देगा। लेकिन जियाओ को उस पर बहुत गुस्सा था। वो उसकी गर्दन दबाने लगती है और कहती है कि जो लग्जरीज इस वक्त तुम एंजॉय कर रही हो ये मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन इतने में बॉडीगार्ड्स भी वहां पहुंच चुके थे जो कि लिंची ने बुला लिए थे। वो पकड़ते हैं और जियाओ चीखती चिल्लाती रह जाती है। वो उसे खींचकर बाहर ले जाते हैं, जबकि उधर जून थिंग की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी। लिंची उसे संभालती कहती मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ, लेकिन वो कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, फिर तुम कहोगी कि मैं बुरे कैरेक्टर का इंसान हूँ। लेकिन वो उसे पकड़कर रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ और मैं ये खुद अपनी मर्जी से अपनी पसंद से कह रही हूँ। इसके साथ ही वो उसे किस करती है और उसके बाद वो दोनों इकट्ठे अपना समय बिताते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिंची की आंख खुलती है तो जून थिंग दीवानों की तरह से कई घंटों से बैठा उसे देख ही रहा था। वो उसे देखकर एकदम डर जाती है। वो उसे बोलता है कि पहले तो तुम सिर्फ मेरा क्रश थी, लेकिन अब तुम मेरी वुमन बन चुकी हो। अगर अब तुमने भागने की कोशिश की तो चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तुम्हें सारी जिंदगी अब मेरे साथ ही बितानी और मुझसे शादी भी करनी है। और हाँ, ये मत भूलना कि ये सब तुमने खुद अपनी मर्जी से अपनी खुशी से किया है। और फिर उसके बाद उसे कमरे में लेकर जाता है और कहता है मेड को कि इसका ख्याल रखना, इसे बाहर ना आने देना। रात को ये ठीक से सोई नहीं है, इसकी नींद ना पूरी हो तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है। और हाँ, आइंदा इसे पीनट्स नहीं देने, इसे उससे एलर्जी है। और फिर इतने में हमें दिखाते हैं कि लिंची को काफ़ी गुस्सा आया हुआ था। वो कोई चीज़ उठाकर दीवार पर दे मारती है और यहाँ पर उसे पीछे कुछ दिखाई देता है। वहाँ पर बहुत सारी लिंची की फ़ोटोज़ थी। उसके 5 साल के हर लम्हा की, हर दिन की स्पेशल इवेंट की उसने फ़ोटोज़ अपनी यादगार के तौर पर अपनी वॉल पर लगाई हुई थी। वो सुबह शाम उसे देखता था। और तो और मेड भी उसके पास आती है और कहती है कि इन 5 सालों वो आपसे कभी गाफिल नहीं हुए थे। वो आपसे जितना प्यार करते हैं शायद उतना प्यार आपको कोई भी नहीं दे सकता। वो आपसे सिंसियर हैं और लॉयल हैं, सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। वो साइलेंटली बहुत सालों से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही उसे बहुत सारी बातें याद आती हैं उन्हीं फ़ोटोज़ को देखकर कि ये किस किस लम्हे बनाई हुई हैं। एक्चुअली कभी कभी जब उसे खाना नहीं मिलता था तो उसके बाजू में कोई चुपके से खाना रख कर चला जाया करता था। और तो और जब उसकी चीज़ें नहीं बिक रही होती थी तो वो नकली के कस्टमर्स उसके पास बेचकर उसका सारा सामान खरीद लिया करता था। ये सारा कुछ देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे समझ आती है कि जून थिंग जो साइलेंटली उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, उसकी इतनी केयर करता था, इसी को तो ट्रू लव कहते हैं। वो नहीं जो यीचू उसके साथ था अपने मतलब के लिए। इतने में उसे ये भी पता चलता है कि जो घाव वो उसको देकर गई थी उसे उसने कभी भी हील नहीं कराया था। वो नेचुरली खुद ही हील हो रहा था, लेकिन कभी कभी उसमें उसे बहुत पेन होने लगती है। वो बताती है कि एक हर्बल मेडिसिन है जो मैंने बना कर रखी हुई है और वही उसे लगा जब उसे शोल्डर वाले स्कार में पेन होती है। तो वो मेडिसिन वो अपने पास रख लेती है और कहती है कि अब से ये मेडिसिन उस तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होगी। और इसके साथ ही वो उससे मिलने के लिए जाने वाली थी कि इतने में उसकी गाड़ी के आगे मॉम आ जाती है और नाटक करना स्टार्ट कर देती है कि इस लड़की ने मुझे गाड़ी के नीचे को चलने की कोशिश की है। और हमेशा की तरह फिर से वो लोगों को इकट्ठा कर देती हैं और एक सोशल प्रेशर डालती हैं। कहती हैं कि मेरे बेटे को सीड्यूस करती रही और जब वो गरीब हुआ तो एक अमीर इंसान को सीड्यूस करके उसके साथ चली गई हैं। और जब मैंने उसे अपने बेटे के लिए जस्टिस मांगा तो देखो मेरी टांगें तोड़ दी हैं। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, ये मेरी जान लेना चाहती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। और तो और जून थिंग की गाड़ी थी, वो भी बदनाम होता। वो मम्मी को एक कार्ड देती है और कहती है ठीक है, आपको छोटी मोटी चोट लगी होगी, जाकर अपना इलाज करा लें। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग मम्मी की साइड लेने लगते हैं क्योंकि वो बूढ़ी जो थी, और एक लेडी तो उसके साथ ही आकर बैठ जाती है और कहती है कि इसे तुम खुद हॉस्पिटल लेकर जाओगी।
अब वो जब इस गाड़ी में बैठती हैं तो मम्मी तो देखती ही रह जाती हैं। इतनी महंगी गाड़ी में वो पहली दफ़ा बैठी थी, लेकिन इतने में उनकी गाड़ी के आगे 2 गाड़ियाँ आती हैं और उनकी गाड़ी को ब्लॉक कर देती हैं। और फिर उसके बाद कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं जो कि घसीट के मम्मी को उस गाड़ी से बाहर निकाल कर फेंकते हैं। और फिर जून तिंग की एंट्री होती है और वो कहने लगता है लिंची से कि तुम कितनी सॉफ्ट हार्टेड हो, तुम कितनी बुद्धू हो। फिर से इसकी बातों में आ रही थी, तुम्हें कितना समझाऊं कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन पर एतबार किया जाए। वो कहती है कि मैं क्या करती, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और गाड़ी से थोड़ी बहुत चोट तो लगी ही थी, तो इतने में वो अपने बंदों से उसे पकड़वा देता है। और जो लोग उस टाइम पर मम्मी की साइड ले रहे थे वो इतने खतरनाक लोगों को देखते ही दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो उन्हें धमकी देता है कि आंदा से मेरी लिंची के करीब आने की कोशिश ना करना। अब एक दिन बारिश हो रही थी और उसे हाउसकीपर ने बताया था कि जब भी बारिश होती है उसी शोल्डर वाले स्कार में फिर से पेन होने लगती है। वो ये मेडिसिन लेकर उसके पास भागती हुई जाती है और मेड इतनी खुश होती है कि तुरंत ही जून थिंग को कॉल करके कहती है कि मैडम आपके पास आ रही हैं आपको मेडिसिन अप्लाई करने के लिए। ये सुनते ही जून थिंग बहुत खुश हो जाता है कि वो खुद मेरे पास आ रही है, इसका मतलब है कि वो भी मेरी केयर करती है, वो भी मुझसे प्यार करती है। वो तो बस बैठा काफ़ी देर से स्माइल किए जा रहा था उसकी फ़ोटो को देख देख कर। और तो स्पेशल असिस्टेंट उससे कोई भी बात पूछता था वो सुनता ही नहीं था। असिस्टेंट को भी चिल्ला चिल्ला कर कुछ बातें उससे पूछनी पड़ती हैं। असिस्टेंट भी मन ही मन में बहुत खुश होता है क्योंकि वो हमेशा से उसका साथी था और उसे पता था कि 5 साल ये उस लड़की की कितनी केयर करता रहा है और आज फाइनली वो उसका प्यार समझकर उसके पास आ रही है। लेकिन फिर काफ़ी देर हो जाती है। वो हैरान था कि अभी तक वो पहुंची क्यों नहीं। एक्चुअली पार्किंग वाली जगह पर जब ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स नहीं थे तो उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और वो यीचू ही था। उसने उसे बांध कर रखा हुआ था और वो कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से जियाओ जियाओ जब उस दिन पकड़ी गई थी तो जून थिंग के बंदों ने इसे इतना टॉर्चर किया है कि हमारा तो बेबी भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ। मेरी हर खुशी तुमने छीन ली, मेरा पैसा, मेरा सुकून, मेरा घर, कुछ भी नहीं बचा। वो उस पर बहुत गुस्सा करता है, चिल्लाता है, कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि जून थिंग कैसे रेंगता हुआ आता है क्योंकि उसकी जान तुम में है और मैं उसे कॉल करूंगा, यहाँ पर अकेले ही बुलाऊंगा। वो बहुत कहती है कि ऐसे ना करो, लेकिन जियाओ उसकी वहाँ पर बंधे हुए एक फ़ोटो बना लेती है और फिर वो जून थिंग को वही फ़ोटो सेंड करते हैं और उसे अकेले वहाँ पर बुलाते हैं। यहाँ पर वो उसे बार बार मारपीट भी कर रहे थे, उस पर अपना गुस्सा भी निकाल रहे थे। थोड़ी देर बाद जून थिंग वहाँ पहुँच जाता है तो वो उसकी गर्दन पर नाइफ रखकर उसे कहता है कि अगर इसे बचाना चाहते हो तो मेरे हर ऑर्डर को तुम मानोगे। लिंची बहुत रोती है और उससे कहती है कि मेरी परवाह ना करो, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जून थिंग ने कहा वहाँ से जाना था। वो उसे कहते हैं कि अगर तुम लिंची को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी के अभी हमारे सामने खुद को स्टैब करो। वो उसकी तरफ एक खंजर फेंकता है, वो खुद को स्टैब कर लेता है। लिंची बहुत रोती है, उसे रोकती है, लेकिन यीचू ने उसे कहा था कि एक दफ़ा नहीं, बार बार खुद को स्टैब करो। और वो उसका ऑर्डर मानता है, जैसे वो कह रहे थे वैसा ही करता है। वो बहुत जख्मी हो गया था। यहाँ पर ही बस नहीं होती। यीचू उससे कहता है कि फिजिकल टॉर्चर तो एक साइड पर, अब मैं तुम्हें एक इमोशनल टॉर्चर दूंगा। वो उससे कहता है कि तुम बहुत ऊंचे हो ना, कभी किसी के सामने झुके नहीं, आज तुम मेरे सामने झुकोगे। वो उससे कहता है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पर करो, मेरे सामने नील डाउन करो। लिंची बहुत रोती है, कहती है कि प्लीज़ ऐसा ना करना, नहीं तो मैं भी टूट जाऊंगी। लेकिन वो उसके सामने लिंची की खातिर नील डाउन भी कर जाता है। वो उसका दीवाना था, उससे बहुत प्यार करता था और लिंची से प्यारा उसे कुछ भी नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका बैकअप वहाँ पर पहुँच जाता है और वो लोग उनको काबू कर लेते हैं और लिंची को बचा लेते हैं। अब और जियाओ ने यहाँ पर अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वो कहती है कि मैं तो इनोसेंट थी, मुझे तो ये यीचू पकड़ कर लेकर आया है। और बस यीचू को भी समझ आ जाती है कि मुश्किल के समय पर किस तरह से जियाओ ने अपने रंग बदले हैं। लेकिन लिंची हर मुश्किल समय उसके साथ खड़ी हुई थी। जून थिंग की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो लोग उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। उसका ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो होश में नहीं आता, वो कोमा में चला गया था। लिंची बहुत रोती है, बहुत तड़पती है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ पता नहीं ये कब होश में आएगा। अब बस वो उसके पास बैठकर रोती रहती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी नाराज़ नहीं करूँगी, कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगी, और तो और तुम होश में आओ, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे शादी भी कर लूँगी। और बस वो देखती है तो जून थिंग ने अपनी आंखें खोल ली थी, वो होश में आ चुका था। उससे कहता है कि देखो अब तुमने वादा किया है, अब अपने शब्दों से ना फिरना, तुम मेरी ही दुल्हन बनोगी। लेकिन इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि वोंग, उसके मन में बहुत गुरूज है इस वक्त जून थिंग और लिंची के खिलाफ, क्योंकि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और इसी वजह से उसके डैड ने खुद की जान ले ली थी। वो सोचती है कि मैं इनकी ज़िंदगी को नर्क बना दूंगी।
जबकि उसी टाइम पर जूनथिंग और लिंची दोनों इकट्ठे बहुत खुश नजर आते हैं। वो लिंची की बहुत केयर करता था और उन्होंने वेडिंग का भी प्लान किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर वेडिंग से पहले उसने उसके लिए एक सरप्राइज अरेंज किया हुआ था और वो उसे बताता है कि मैंने खुद से ही तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को तलाश करने के लिए काफी अरसे से लोगों को कहा हुआ था और अब मुझे लगता है कि मैं उनके फाइनली काफी क्लोज ही पहुंच चुका हूँ। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाती और कहती है कि इससे बेस्ट वेडिंग गिफ्ट मेरे लिए और क्या हो सकता था। अब वो उसे एक जगह पर लेकर जाता है। वो एक कॉल सुनने के लिए साइड पर गया था और इतने में लिंची अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर 2 लोगों की बॉडी पड़ी हुई थी। उन्हें किसी ने मार डाला था। ये देखते ही वो रोने लगती है और उसके बाद जूनथिंग ऊपर से आता है और फिर उसे उस घर में अपनी फ़ोटोज़ भी दिखती हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये वाकई मेरे पेरेंट्स थे। वो रोती है धोती है और बहुत कहती है कि आखिर ये क्या हो गया, मैं इन्हें मिलने के लिए कितने साल तड़पती रही और अब मिलने से एन टाइम पहले किसी ने इन्हें मार दिया है। कौन हो सकता है जो मेरा इतना बड़ा दुश्मन हो? जियाओ और यीचू वो दोनों तो जेल में हैं, फिर ये किसका काम है? और इसके साथ ही वो उससे कहती है कि जिसका भी काम है तुमने उससे बदला लेना है। वो पहली दफ़ा उससे भी कह रही थी कि इनको भी ऐसी ही दर्दनाक मौत देना जैसे इन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा है। और फिर इसी के साथ ही उसे वहाँ पर एक पिन भी पड़ी हुई मिलती है जिसके थ्रू उसे पता चल जाता है कि ये तो वोंग का काम है। वोंग ने उसके पेरेंट्स को मारकर अपने डैड की डेथ का बदला लिया था। वो लोग थोड़े अरसे तो उनका केस लड़ते हैं, लेकिन इन दी एंड सबूत नाकाफी होने की वजह से वोंग को सज़ा नहीं हो पाती। वो बहुत दुखी हो गई थी और यहाँ पर जूनथिंग उससे कहता है कि बेशक कानून ने तो उसे सज़ा नहीं दी, लेकिन मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता, मैं भी उसे सज़ा देकर आता हूँ। और फिर इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि लिंची को इस टाइम पर तुरंत ही अपने पेरेंट्स वाले घर पर जाना पड़ता है, क्योंकि वोंग ने उसके पेरेंट्स वाले घर पर उसी मॉम को भेजा हुआ था जो कि उसकी पहले सासू माँ होने वाली थी। वो वहाँ पहुंचकर वहाँ की चीज़ों को कब्जे में ले रही थी और घर में तोड़ फोड़ भी करा रही थी। 2 गुंडे उन्होंने भाड़े पर लिए हुए थे जिनमें से एक उनका अपना ही नेफ्यू था। ये देखकर लिंची बहुत दुखी होती है और कहती है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। जूनथिंग भी उस टाइम पर कहीं गया हुआ था। वो उन भाड़े वाले गुंडों से कहती है कि तुम लोगों को कितने पैसे देकर इन्होंने ख़रीदा है? मैं 5 गुना तुम लोगों को देती हूँ। और आंटी हंस रही थी कि ये तो मेरा अपना भतीजा है, ये कहाँ मानेगा। वो कीमत बढ़ाती है और कहती कि मैं 10 गुना ज़्यादा दूंगी। और उसके बाद वो गुंडे आंटी को ही पकड़ लेते हैं और फिर कहने लगते हैं कि हम तो पैसे के पीछे चलेंगे, जो हमें पैसा देगा हम उसी का काम करेंगे। और ये ऑफ़र बहुत अच्छी थी। जबकि उधर जूनथिंग उसने वोंग को पकड़ लिया था और उससे कहा था कि आखिर तुमने ये सारा कुछ लिंची के साथ क्यों किया, उसे इतना बड़ा दुख दिया, तुम्हें पता भी था कि वो मुझे कितनी प्यारी है। लेकिन उसने भी एक चाल चली हुई थी। वहाँ पर उसने एक कैंडल जलाई हुई थी जिसमें से कुछ ऐसी फ्रेगरेंस आ रही थी कि जिसकी वजह से उसके दिलो दिमाग पर असर होने लगता है। एक्चुअली वो उसे हॉट करने के लिए थी। इसके बाद उस पर बेहोशी तारी होने लगती है और वो सोचती है कि यही मौका है कि मैं तुम्हारा भी फ़ायदा उठाऊँ और सारे बदले चुका दूँ। एक्चुअली वोंग ने ही तो आंटी को भी वहाँ पर भेजा था। तो यहाँ पर उन गुंडों के थ्रू लिंची को ये भी पता चल जाता है कि वोंग ने क्या चाल चली और इस दफ़ा वो जूनथिंग को भी हरा कर ही रहेगी। अब वो गुंडे तो उसकी साइड पर हो चुके थे, तो उन्हें साथ लेकर उसी पॉइंट पर पहुँचती है जहाँ पर जूनथिंग लिंची से मिलने के लिए गया हुआ था। वो देखती है तो हैरान रह जाती है। कुछ कपड़े वहाँ पर बिखरे पड़े थे। वो तुरंत ही गुस्से में आती है और एक गोल्फ क्लब उठा लेती है और उसके बाद अंदर जाकर देखती है तो एक्चुअली सारी कहानी ही उल्टी हुई थी। उस वक्त जूनथिंग के हाथ में बेल्ट थी और वोंग बंधी हुई थी और वो उसे मार रहा था और कह रहा था कि आखिर मेरे साथ ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम बहुत चालें चलने लग गई हो। वो उससे बदला ले रहा था कि तुमने लिंची के पेरेंट्स को मारा, उसे दुख दिया। तो अब लिंची उसे रोकती है और कहती है कि इससे मैं खुद ही हिसाब बराबर करूंगी। लेकिन यहाँ पर वोंग उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें श्योर है कि मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है? कहीं मुझे फंसाने के लिए जूनथिंग ने तो कोई साजिश नहीं की। ये जूनथिंग ये पागल है तुम्हारे प्यार में और इसे लगता था कि अगर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स मिल गए तो तुम उनके पास चली जाओगी और तुम्हें भागने का एक रास्ता मिल जाएगा, एक बैकअप मिल जाएगा। इसीलिए इसने ब्रूटली तुम्हारे पेरेंट्स को मरवा दिया है और मेरी पिन जानबूझकर वहाँ गिराई थी ताकि इल्ज़ाम मुझ पर डले। तभी तो पुलिस को मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले क्योंकि मैं इनोसेंट थी। चाहो तो तुम बेशक जूनथिंग से पूछ लो। अब ये सुनकर वो उसकी मैनिपुलेशन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आ ही गई है और जूनथिंग हैरान होकर उसे देख रहा था। वो उसके करीब आती है गोल्फ क्लब पकड़े हुए और जूनथिंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर कोई भरोसा नहीं, मेरे प्यार पर कोई विश्वास नहीं, क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? और फिर इसी के साथ ही हम एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। वोंग ने जूनथिंग से एक बेट लगाई थी कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ इस शर्त पर, लिंची तुम पर भरोसा नहीं करेगी, वो तुम्हारे इतने प्यार के काबिल ही नहीं है।
मैं उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करूंगी, इल्ज़ाम तुम पर डालूंगी। देखना अगर वो तुम पर शक करे तो इसका मतलब है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती और तुम एक खोखले रिश्ते में जीने वाले हो। और इसी बेट पर ये सारा कुछ हुआ था। और इतने में लिंची वो गोल्फ क्लब उठाती है और लगता था कि जूनतिंग के सिर पर दे मारेगी, लेकिन एक्चुअली वो उसने वोंग के सिर पर दे मारी थी और जूनतिंग से कहा था कि मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे प्यार को समझ चुकी हूँ, तुमसे भी इतना ही प्यार करती हूँ। वो बोलती है, जूनतिंग मुझे तुम पर और तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है। मैं समझ गई थी कि ये हमारे बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है। और जूनतिंग ये सुनते ही बहुत खुश हो जाता है। उसे पहली दफ़ा एहसास होता है कि जितना प्यार वो लिंची से करता है, अब बदले में वो भी उसी जैसा प्यार उसे देने लगी है। और फिर उसके बाद वोंग भी पकड़ी जाती है और लिंची जूनतिंग से कहती है कि तुम अपनी मर्जी से अपने स्टाइल की सजा इसे देना, जैसे मेरे माँ बाप तड़पे थे ये भी वैसे ही तड़पेगी। और फिर इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि फाइनली उनकी वेडिंग का डे भी आ जाता है। और आज के दिन लिंची बहुत खुश थी और पहले की तरह वो उसे छोड़कर भागना नहीं चाहती थी, बल्कि सारी ज़िंदगी उसके साथ ही बिताना चाहती थी। और इसी के साथ ही इस यूनिक सी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।